एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। समीना को कॉलेज से अपने घर आए हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मोटर मैकेनिक यूसुफ को देखकर उसका दिल यकबार की धड़क उठा। उसे हैरत हुई थी कि यूसुफ को उसके घर का पता कैसे चला। समीना ने पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? उसके लहजे में सर्द महरी थी। यूसुफ बोला, आपकी खैरियत मालूम करने आया था। उस रोज आपके पैर में तकलीफ थी, आप कई रोज कॉलेज भी नहीं गई। उस वक्त यूसुफ स्याह पतलून और सफेद शर्ट पहने हुए था, शेव बना हुआ था और बाल भी संवरे हुए थे। लगता था कि वो जैसे खास तौर पर तैयार होकर यहाँ आया हो। समीना ने खुश्क लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? वो बोला, आज सुबह शुमाइला को कॉलेज छोड़ने गया था तो आपको देखा था। मैं छुट्टी के वक्त दूर खड़ा इंतजार कर रहा था, फिर तांगे का पीछा करते हुए मैंने आपका घर देख लिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। समीना बोली, तुम मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, तुमने देख लिया है कि मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकते हो। और सुनो, आइंदा यहाँ मत आना। यूसुफ ने कहा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी जी। समीना ने उसे घूरा, बोली, कहो क्या बात है? यूसुफ ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो जी, यहाँ बाहर खड़े होकर तो बात नहीं हो सकती। बात ऐसी है कि गली में खड़े होकर नहीं की जा सकती। आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? समीना ने चंद लम्हे सोचा, फिर उसे अंदर बुला लिया। उसके अंदर आने के बाद समीना ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। समीना बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। यूसुफ ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, बात यह है कि उस रोज आपके आने के बाद मैंने तकिए के एक मलंग से बात की थी। उसने बताया था कि आप किसी आदमी के साथ दोपहर को वहां आई थीं और सारा दिन वहीं रही थीं। फिर शाम को जब पुलिस का छापा पड़ा तो आप वहां से भाग गईं। समीना को सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वैसे यूसुफ को देखते ही उसका माथा ठनका था। अब उसकी बात सुनकर उसे समझने में देर न लगी कि वो यहाँ क्यों आया था। उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, क्या सिर्फ यही बताने के लिए आए थे? यूसुफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बातें तो बहुत सी हैं जी, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप उस रोज उस आदमी के साथ नुलखे के मकान में क्या करती रही हैं, लेकिन ये तो आप जानती हैं कि वो मनशियात का बदनाम अड्डा है। कोई शरीफ औरत उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप तो कॉलेज की प्रोफेसर हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप उस आदमी के साथ उस मकान में क्या करती रही हैं, लेकिन यूसुफ खामोश होकर समीना की तरफ देखने लगा। शर्म के मारे समीना का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पूरे जिस्म पर चियूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थी और दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे थे। उसके पास यूसुफ के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि वो एक आदमी के साथ दिन भर मनशियात के अड्डे में क्यों रही थी। यूसुफ कह रहा था, अब आप खुद ही सोचे ना जी, अगर आपके कॉलेज में ये पता चल जाए कि आपके ताल्लुकात बदनाम मनशियात फरोशों से हैं तो कॉलेज की प्रिंसिपल और दूसरी प्रोफेसर्स आपके बारे में क्या सोचेंगी? इस मोहल्ले में भी आपकी इज्जत होगी, लेकिन ये लोग भी आपको नफरत की निगाह से देखेंगे। समीना ने मुर्दा से लहजे में पूछा, क्या कहना चाहते हो? यूसुफ ने कहा, जब सूरत हाल ऐसी हो तो अगले बंदे की जुबान बंद रखने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। समीना ने उसे घूरा, बोली, क्या चाहते हो? यूसुफ ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, आप जवान हैं, हसीन हैं। समीना को उसकी नजरें लिबास के अंदर तक जाती हुई महसूस हो रही थी। वो बोला, आप मुझे खुश करके मेरा मुंह बंद कर सकती हैं। समीना दिल ही दिल में बोली, कमीना, बेगैरत। वो उसे तवाइफ समझ कर आया था, जो मुतालबा सुनते ही अपने आप को उसकी सुपुर्दगी में दे देगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो मिस्टर यूसुफ, मैं एक शरीफ औरत हूँ। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा है वो गलत है। वो बोला, क्या ये गलत है कि तुम दोपहर से रात 8 बजे तक एक आदमी के साथ नुलखे के कमरे में रही? क्या तुम वहां नमाज पढ़ने गई थी? यूसुफ के लहजे में सख्ती आ गई और वो एकदम आपसे तुम पर उतर आया। फिर बोला, इस मोहल्ले के लोगों को और तुम्हारे कॉलेज में पता चल जाए तो तुम्हें खड़े खड़े निकाल दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है पुलिस के हवाले कर दिया जाए। क्या तुम इस काबिल हो कि हमारी बच्चियों को तालीम दे सको? क्या तुम शरीफ लोगों में रह सकती हो? तुम्हारी जगह ये नहीं, गोल बाजार है। समीना बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो यूसुफ, मैं कसम खाती हूँ कि। यूसुफ ने अचानक ही आगे बढ़कर उसके बाजू पकड़ लिए, बोला, रहने दो ये बातें। समीना रूहान सी होकर बोली, छोड़ दो मुझे, मैं शोर मचा दूंगी।
वो बोला, शोर मचा दो तो मोहल्ले वालों को भी अभी तुम्हारे स्याह कारनामों का पता चल जाएगा। यूसुफ ने उसे बाहों से झंझोड़ कर छोड़ दिया। फिर बोला, तकिए कि वो तमाम मलंग इस बात की गवाही देंगे कि तुम बदकिरदार हो और शरीफों में रहने के काबिल नहीं हो। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। समीना खौफजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। बोली, वो क्या? यूसुफ बोला, मुझे इस वक्त 5,000 रुपए की जरूरत है, अभी और इसी वक्त। अगर कोई नकद रकम न हो तो कोई ना कोई जेवर तो तुम्हारे पास होगा। समीना जल्दी से बोली, मेरे पास रकम है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देती हूँ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। उसने मेज पर पड़े हुए थैले में से नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। बोली, गिन लो, पूरे 5,000 हैं। यूसुफ बोला, इतना तो तुम पर एतबार कर सकता हूँ कि रकम पूरी होगी। उसके होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट थी। उसने नोट पतलून की जेब में ठूस लिए। बोला, इस वक्त मैं जा रहा हूँ, कल रात को आऊंगा तुम्हारा मेहमान बनकर, समझ गई? वो उसकी तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। समीना पत्थर के मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर खड़ी रही। बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो जैसे होश में आ गई और धड़ से कुर्सी पर गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने उठकर दरवाजा भी बंद नहीं किया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद सामने वाली पड़ोसन आसिया की बेटी अंदर आई। वो उसके करीब रुककर बोली, अरे आंटी, आप रो रही हैं? समीना बोली, सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। लड़की बोली, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये कहते हुए वो किचन में घुस गई। समीना ने उठकर मुंह हाथ धोया। रोने से उसके दिल का गुबार कुछ हल्का सा हो गया था, लेकिन दिमाग पर हथौड़े अब भी बरस रहे थे। 2 टके का मैकेनिक उसे बदकिरदार और आवारगी का ताना दे गया था। वो उसकी नजरों में तवाइफ थी, आवारा, बदचलन। गुंडों और बदमाशों के डेरे पर कई घंटे गुजारने वाली औरत कैसे शरीफ हो सकती है? वो चारों तरफ से फंस गई थी। फरार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शारिक के बारे में उसने नायला से जो प्रोग्राम बनाया था वो भी तिलपट हो गया था। अब एक नया फितना उठ खड़ा हुआ था और ये फितना सबसे ज्यादा खतरनाक था। यूसुफ उसे आवारा और बदचलन समझकर बहती गंगा में हाथ धोने आया था। आज तो वो 5,000 रुपए लेकर टल गया था, लेकिन उसकी इज्जत से खेलने के लिए एक दिन की मोहलत दे गया था। ब्लैकमेलर्स के बारे में उसने किताबों में भी बहुत कुछ पढ़ा था और इस मौजू पर फिल्में भी देखी थी। उनके मुतालबे बढ़ते ही रहते थे। ये अपने शिकार को कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। इत्तेफाक से उसके पास 5,000 रुपए की रकम मौजूद थी जो शारिक ने भेजी थी। उसने वही रकम उठाकर उस ब्लैकमेलर को दे दी। कल वो दूसरा मुतालबा लेकर आएगा और फिर वो कभी इनकार नहीं कर सकेगी। दुनिया वालों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचने के लिए वो उसके हाथों जलील होती रहेगी। तभी आसिया की बेटी चाय बनाकर ले आई। उसने लड़की के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा, बैठो पिंकी। उसकी उम्र 15 साल थी और वो 9वीं क्लास की तालिबा थी। कभी कभी पढ़ने के लिए उसके पास आ जाया करती। समीना बोली, कैसे आई हो? पिंकी ने कहा, बस ऐसे ही आ गई थी, आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं थी ना, आज मिलने को दिल चाहा तो मैं चली आई। समीना ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? पिंकी बोली, बस ठीक ही है आंटी। वो तकरीबन 1 घंटे तक समीना के पास बैठी बातें करती रही, फिर चली गई। पिंकी की बातों से समीना की तवज्जो बढ़ गई थी, लेकिन उसके जाते ही चुपते हुए ख्यालात ने उसके जहन पर यलगार कर दी। दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। इस नए फितने का सर कुचलने के लिए उसने एक और दाव लगाने का फैसला कर लिया। उसके सामने सिर्फ यही एक रास्ता था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम का अंधेरा फैलते ही वो घर से निकल गई। उस वक्त उसने स्याह चादर ओढ़ रखी थी। सड़क पर आते ही उसे रक्षा मिल गया और तकरीबन आधे घंटे के बाद वो बिल्लू साईं के तकिए वाले कब्रिस्तान से मुल्हिक सड़क पर दीवार के करीब खड़ी दूसरी तरफ झांक रही थी। एक मलंग ने उसे देख लिया और वो फौरन ही चबूतरे से उठकर दीवार के करीब आ गया। मलंग ने पूछा, कितना माल चाहिए? समीना बोली, मुझे माल नहीं चाहिए, नौलखे को यहाँ भेजो, जल्दी करो। मलंग वापस चला गया। चंद मिनट के बाद नौलखा उसके सामने मौजूद था। नौलखे ने कहा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं और शारिक बाबू 8 दिन से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। समीना ने पूछा, शारिक कहाँ है? नौलखा बोला, उसने तारिकाबाद में मकान लिया है, इस वक्त वहीं होगा। कहो तो मैं किसी को भेज दूं तुम्हारे साथ। समीना बोली, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, यहाँ खड़े खड़े बात नहीं हो सकती, मेरे साथ चलते रहो। ये कहते हुए समीना पिछली समत बंगलों के दरमियान वाली गली की तरफ मुड़ गई। नौलखे ने उसके साथ चलते हुए पूछा, खैर तो है? बहुत घबराई हुई हो? समीना बोली, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नौलखा बोला, हुक्म करो सोनियो, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ। समीना चंद लम्हे खामोशी से उसके साथ चलती रही, फिर उस रोज के फरार और यूसुफ से मुलाकात के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, वो आज दोपहर मेरे घर आया था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आज वो मुझसे 5,000 रुपए ले गया है, कल फिर आएगा अपने गंदे अज़ाइम पूरे करने के लिए। नौलखे ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी ये हिम्मत कि शारिक बाऊ की इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखे। हम गुंडे और बदमाश जरूर हैं, लेकिन माँ बहन की इज्जत बचाना जानते हैं। तुम इत्मीनान से घर जाओ समीना बीबी, सुबह तुम्हें यूसुफ के बारे में पता चल जाएगा, वो अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
वो बातें करते हुए लारी अड्डे वाली सड़क पर आ गए थे। नौलखे ने उसे कचहरी बाजार की तरफ जाने वाले तांगे पर बिठा दिया और खुद वापस चला गया। समीना को उस रात बहरहाल नींद न आ सकी थी। वो सिर्फ 2-3 घंटे ही सो सकी। सुबह जब उठी तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो तैयार होकर कॉलेज चली गई। उस रोज उसका पीरियड सेकंड ईयर की क्लास में था, जहां यूसुफ मकैनिक की बहन शुमाइला थी। उसने दाखिल होकर क्लास में तमाम लड़कियों को देखा, मगर शुमाइला नजर नहीं आई। समीना ने एक लड़की से पूछा, शुमाइला कहाँ है? वो आज नहीं आई क्या? एक लड़की उठकर खड़ी हो गई। वो शुमाइला के मोहल्ले में ही रहती थी। बोली, मिस, शुमाइला के भाई को कल रात किसी ने कत्ल कर दिया है, इसलिए शुमाइला नहीं आई। समीना मेज के करीब खड़ी थी। किताब उसके हाथ से छूटकर मेज पर गिरी और वो पत्थर के मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी उस लड़की की तरफ देखती रही। लाहौर में शारिक की मसरूफियात बढ़ गई थी। गवाल मंडी में मौलवी हमीद को माझे गुज्जर के आदमियों के मुकाबले में उठाने से बराह रास्त माझे गुज्जर से ठन गई थी, लेकिन शारिक डरने वालों में से नहीं था। 2-3 दिन में उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसके 3-4 बड़े गाहक तोड़ लिए। अपने इलाके की पुलिस से भी उसका मामला तय हो गया था, इसलिए वो कुछ और भी बेखौफ हो गया। उसने कई मरतबा घर जाने के लिए सोचा था, लेकिन इन गंभीर मामलात की वजह से वो 1 घंटे के लिए भी घर नहीं जा सका था। न ही सुहेल से मुलाकात हो पाई थी। इसी दौरान उसे ये इत्तला भी मिल गई कि फैसलाबाद का गाहक सादिक माझा गुज्जर के जाल में आ गया था और उसने छांगे के गिरोह का साथ छोड़ दिया था। उसे अगले ही दिन शारिक की मुलाकात नौलखे से हो गई, जो फैसलाबाद से आया हुआ था। वो माझे गुज्जर का आदमी था, लेकिन शारिक ने बड़ी खूबसूरती से उसे तोड़ लिया। उसे यकीन दिला दिया कि वो उसे फैसलाबाद में ज़ेरे ज़मीन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना देगा। उसने आधा किलो हेरोइन नौलखे को तोहफे में दे दी थी। नौलखा इतना कीमती तोहफा पाकर कुत्ते की तरह उसके पैर चाटने लगा। शारिक ने यह तय कर लिया था कि वो फैसलाबाद में भी माझे गुज्जर के आदमी के मुकाबले में नौलखे को उठाएगा। शारिक ने नौलखे ही के हाथ समीना के लिए तहाइफ भी भेजे थे और उसने नौलखे को यह भी हिदायत की थी कि वो समीना का ख्याल रखे और अगर समीना को कोई परेशानी हो तो वो उसकी मदद करे। लाहौर आने के बाद शारिक एक लम्हे को भी समीना को नहीं भूला था। हालांकि लाहौर में उसकी मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस रोज वो फैसलाबाद चला गया था। समीना के मकान पर ताला देखकर उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वो समझा था कि शायद वो बाजार या किसी सहेली के घर गई होगी। उसने पड़ोस में गुराया के घर से दरियाफ्त किया तो उसे पता चला कि वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ रहने के लिए गई हुई है। दूसरे दिन सुबह ही शारिक गर्ल्स कॉलेज के सामने पहुंच गया। उसने दाढ़ी साफ करवा ली थी, लेकिन उसे यकीन था कि समीना ने उसे देखते ही पहचान लिया था और वो उससे बचने के लिए तेज तेज कदम उठाती हुई कॉलेज के गेट में घुस गई थी और फिर वो छुट्टी से पहले ही कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी। शारिक इत्तेफाक से उसी तरफ घूम रहा था। उसने नीले पोल्का डॉट्स वाली चादर से उसे पहचान लिया और वो भी तांगे पर बैठ गया। इस तरह वो उसे बिल्लू साईं के तकिए पर नौलखे के डेरे पर ले आया था। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो समीना को ले जाता। समीना की बातों से अंदाजा हुआ था कि वो उससे सख्त नाराज थी। खुद शारिक को भी इस बात का एहसास था कि उसकी वजह से समीना को वाकई बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। समीना 2 साल से उस मकान में रह रही थी। इस दौरान उसके वालिद, भाई और एक आध मर्तबा वालिदा के अलावा उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने के लिए वहां नहीं आया था और फिर अचानक वो उसके कजन की सूरत में वहां आन टपका। इससे पहले पुलिस का चक्कर चल चुका था। ये सब चीजें मोहल्ले वालों को समीना के बारे में मशकूक कर देने के लिए काफी थी। इसलिए शारिक ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था कि वो कहीं और मकान लेकर समीना को वहां मुंतकिल कर देगा। लेकिन समीना शदीद गुस्से में थी। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार न थी और फिर उस शाम बिल्लू साईं के तकिए पर पुलिस के छापे ने मजीद काम खराब कर दिया। नौलखे से छापे की इत्तला पाकर शारिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मकान से बाहर निकला और चंद मिनट के बाद वो जब दोबारा मकान में आया तो समीना गायब थी। अकबी खिड़की खुली हुई थी। उसने झांक कर बाहर देखा, लेकिन समीना कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसे समझने में देर न लगी कि समीना कब्रिस्तान की अकबी दीवार फांद कर भाग गई थी। पुलिस के छापे के वक्त 2 मलंग इधर उधर हो गए थे। अलबत्ता 2 पुलिस के हाथ लग गए थे। उन दोनों से पुड़ियों की सूरत में तकरीबन 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। नौलखा भी पकड़ा गया था, लेकिन उसके कब्जे से या उसके मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। नौलखा इतना बेवकूफ नहीं था कि अपना माल मकान में रखता। उसने अपना माल कब्रिस्तान की मुख्तलिफ टूटी हुई कब्रों में छुपा रखा था। पुलिस ने समीना का रजिस्टर और किताबें भी अपने कब्जे में ले ली थीं। उनके बारे में पुलिस के पूछने पर नौलखे ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। उसने भी पुलिस को यही बताया था कि आज दोपहर वो तांगे पर आ रहा था कि ये रजिस्टर और किताबें उसे तांगे की सीट पर पड़ी हुई मिली थीं। शायद कोई बीबी तांगे से उतरते हुए भूल गई थी। पुलिस ने शारिक को भी पकड़ लिया था। नौलखे ने उसके बारे में बताया था कि वो लाहौर के सरकारी महकमे में मुलाजिम है, उसका दोस्त है, उससे मिलने के लिए आया था। शारिक को बहरहाल पुलिस के साथ थाने तो जाना ही पड़ा।
मगर वो सब लोग 1 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रह सके। नौलक्खे ने थानेदार से मुकमुका कर लिया। पुलिस और जराइम पेशा लोगों के दरमियान ये ड्रामे होते ही रहते थे और हमेशा मुकमुका के जरिए मामला खत्म हो जाता। नौलक्खे और उसके आदमियों ने 1 घंटे के बाद फिर बिल्लू साईं के तकिए पर अपना धंधा शुरू कर दिया था। शारिक समीना के लिए परेशान था। उसे ये तो यकीन था कि वो मौका पाकर भाग गई थी, लेकिन उसे समीना की उस दोस्त के घर का पता मालूम नहीं था कि वो वहां जाकर उसके बारे में मालूम करता। 2-3 दिन तक कॉलेज के चक्कर भी लगाता रहा, लेकिन समीना कॉलेज भी नहीं आई। शारिक की परेशानी बढ़ती जा रही थी। शारिक को यह भी अंदेशा था कि पुलिस उसका रजिस्टर और कॉपियों की वजह से समीना को परेशान न करे। शारिक को यह भी यकीन था कि पुलिस के छापे की वजह से समीना के दिल में उसके खिलाफ बदगुमानी और बढ़ गई होगी। शारिक को एहसास था कि वो समीना के मामले में गलती पर गलती करता चला आया था। सलमान को ठिकाने लगाने के लिए उसने समीना को साथ ले जाकर पहली बड़ी गलती की थी। दूसरी गलती उसने समीना को नौलक्खे के डेरे पर लाकर की थी। अगर उस रोज समीना पुलिस के हाथ आ जाती तो वो पूरे शहर में जलील और रुस्वा होकर रह जाती और इसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर आयद होती। शारिक अगरचे यहाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि समीना का मसला हल किए बगैर वापस नहीं जाएगा। वो समीना का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकता था। समीना के दिल में बदगुमानी पैदा हो चुकी थी और वो उसकी बदगुमानी दूर किए बगैर नहीं जा सकता था। उसे यकीन था कि समीना के दिल में भी उसके लिए चाहत मौजूद थी। अगर चाहत न होती तो वो पुलिस से असल बात क्यों छुपाती। उस रोज उसने तल्ख और जली कटी बातें जरूर की थी, लेकिन उसकी वजह वो हालात थे जिनसे वो परेशान हो चुकी थी। अगर उसके दिल में लगन न होती तो वो लाख धमकियों के बावजूद उसके साथ न आती। 2-3 दिन की भाग दौड़ के बाद शारिक ने तारिकाबाद में एक कोठी किराए पर ले ली। उसने तय कर लिया था कि समीना को उस मकान से निकालकर इस कोठी में ले आएगा। उसने कोठी में जरूरी सामान भी सजा दिया। एक बेडरूम उसने समीना के लिए आरास्ता किया था। आरामदेह मैट्रेस का खूबसूरत बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और जरूरत की हर चीज उस कमरे में सजा दी गई थी। अपने बेडरूम के अलावा उसने ड्राइंग रूम भी सजा दिया था। कमरे में कालीन, शानदार सोफा और खूबसूरत डेकोरेशन पीस सजाए गए थे। इन तमाम इंतजामात पर उसके हजारों रुपए उठ गए थे। उस कोठी में सबसे बड़ी सहूलत की बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। टेलीफोन की एक एक्सटेंशन उसने समीना वाले कमरे में भी लगा दी थी। खाना वगैरह वो होटल में ही जाकर खाता था, लेकिन चाय पीने का बंदोबस्त उसने घर में ही कर रखा था। उस रोज भी शाम को उसने चाय बनाई और लॉन में आकर बैठ गया। छोटे से लॉन में घास बड़ी दबीज थी। चारों तरफ क्यारियों में फूलों के पौधे थे। शारिक को यहाँ बैठकर चाय पीते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। उसने लॉन की बत्ती भी नहीं जलाई थी। पौधों, घास और अंधेरे की वजह से मच्छरों ने उस पर यलगार कर रखी थी। वो गार्डन चेयर पर बैठा समीना के बारे में सोच रहा था कि अंदर से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई थी। उसने यहाँ का फोन नंबर सिर्फ नौलक्खे को दिया था। वो जब से यहाँ आया था यहाँ कई फोन आ चुके थे और वो सब इस कोठी में रहने वाले पहले किराएदारों के लिए थे। शारिक का ख्याल था कि अब भी कोई ऐसी ही कॉल होगी। वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने करीब पहुंचकर रिसीवर उठा लिया। उसे हेलो के जवाब में रिसीवर पर नौलक्खे की आवाज सुनाई दी। नौलक्खा बोल रहा हूँ शारिक बाबू। शारिक ने चौंक कर पूछा, खैरियत, क्या बात है? नौलक्खे ने कहा, वो आई थी समीना बीबी। शारिक ने जल्दी से पूछा, कब, किस वक्त? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। समीना के आने का मतलब ये था कि शारिक की तरफ से उसका दिल साफ हो रहा था। नौलक्खे ने कहा, तकरीबन आधा घंटा पहले। उसने बड़ी तशवीशनाक बात बताई है शारिक बाबू। मैं फोन पर बात नहीं कर सकता, तुम मेरे डेरे पर आ जाओ। शारिक बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूं, और उसने फोन बंद कर दिया। शारिक की आंखों में भी तशवीश उभर आई थी। नौलक्खे की अधूरी इत्तला ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। क्या समीना फिर किसी मुसीबत में फंस गई थी? मनशियात के अड्डे से उसका रजिस्टर और किताबें बरामद होने की वजह से पुलिस तो उस तक नहीं पहुंच गई थी। यही सब कुछ सोचते हुए उसने दरवाजा बंद किया। बाहर निकलकर गेट को ताला लगाया और चाबियों का गुच्छा हाथ में लिए सड़क की तरफ आ गया। यह सड़क पहले बहुत मसरूफ रहा करती थी। सारा ट्रैफिक इसी तरफ से गुजरता था। आगे रेलवे फाटक था। ट्रेनों की आमदोरफ्त की वजह से बार बार रेलवे फाटक बंद रहता था, जिससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो जाते और आए दिन हादसे भी होते रहते। लेकिन ओवरहेड ब्रिज बन जाने से ये मसाइल हल हो गए थे। रेलवे स्टेशन की तरफ से जीटीएस के अड्डे के करीब से शुरू होने वाला ये पुल दूसरी तरफ अब्दुल्लाहपुर तक चला गया था। इसी पुल की वजह से निचली सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन न होने के बराबर रह गया था। अब उस तरफ सिर्फ वही गाड़ियां आती जिन्हें सिर्फ तारिकाबाद तक आना होता। लारी अड्डा वहां से पैदल 10 मिनट के फासले पर था, लेकिन शारिक एक रिक्शे पर बैठ गया। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचकर नौलक्खे से सूरत हाल जानना चाहता था। नौलक्खा बिल्लू साईं के तकिए पर चबूतरे पर मौजूद था। वो शारिक को लेकर मजार के पीछे मकान में आ गया।
शारिक ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा, क्या मामला है? क्या कहा था समीना ने? नौलक्खा बोला, समीना बीबी उस रात यहां से तो खैरियत से निकल गई थी, लेकिन वो एक और मसले में उलझ गई। फिर नौलक्खे ने उसे पूरी बात बता दी। शारिक ने पूछा, कौन है यूसुफ? उसका चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया। नौलक्खे ने खिड़की से इशारा किया, कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ पहला वर्कशॉप उसी का है। शारिक बोला, इस मोटर मैकेनिक की ये हिम्मत, मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं।